हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो है स्पेशली पीजीआई चंडीगढ़ वाले जो नर्सिंग एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए है। और आप लोग मतलब अभी लास्ट के 20 से 25 डेज़ के अंदर आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग मिले, आपको प्रॉपर पता चले कि आज के दिन आपको क्या करना है, किस तरह से पढ़ना है और आप इस एग्ज़ाम को एक अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर पाओ। ठीक है, ऐसा सेम वीडियो मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग वाले एस्पायरेंट्स के लिए बनाया था, तो मुझे उसके कॉमेंट्स में ये लगा पता कि जैसे मुझे पीजीआई चंडीगढ़ वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वो ये वाला एग्ज़ाम के लिए मतलब एक प्रॉपर प्लान मिल जाए उनको। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से कर पाओ, क्योंकि ये एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग है और नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम से, क्योंकि इसके सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज है। ठीक है, बाकी इसका अगर आप लेवल पूछोगे मेरे से पीजीआई चंडीगढ़ वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का लेवल कितना होता है, तो अगर आपने एम्स बीएससी नर्सिंग वाला एग्ज़ाम दिया है और नहीं भी दिया है तो इसका जो पेपर है वो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। 2023 वाला जो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर है, एक बार वो चेक कर लेना। लेवल जो है लगभग सेम सा ही रहता है, स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन इतना कुछ चेंज नहीं होता है। एम्स के बराबर सा ही है ये एग्ज़ाम। ठीक है, ऐसे मान लो। बाकी इसका कंपटीशन जो है वो काफ़ी हाई रहता है, कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो है बहुत कम है, 96 सीट्स ही है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, अब हम सीधा सीधा प्लान पे आते हैं। ठीक है, बाकी आपका एग्ज़ाम जो है वो 4 अगस्त को है, ये आपको पता होगा। बाकी अगर आगे कुछ अपडेट्स आते हैं, अगर कुछ एग्ज़ाम डेट में चेंज आता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। पीजीआई इंस्टीट्यूट ने अपने मतलब काउंसलिंग तक की डेट्स रिलीज़ कर दी है, तो चांस नहीं है कि चेंज हो जाए। बट अगर कुछ अपडेट होता है, बाकी एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड अपडेट होता है, तो मैं आपको इस चैनल पर देती रहूँगी। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल, ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक कर दो, है ना। आगे अपन डिस्कस करते हैं अब क्या होना चाहिए आपका प्रॉपर प्लान, है ना। आ जाओ, देखो आपके पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपके पास आ गया इंग्लिश और ग्रामर। ठीक है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही 25 मार्क्स पर, है ना। तीनों में ही 25 मार्क्स लाने होंगे आपको। बाकी आपके पास जो आ जाता है इंग्लिश, और इंग्लिश जो आता है वो उसके लिए आपको 15 मार्क्स का आता है इंग्लिश, और बाद में आता है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जो कि आपका आता है लास्ट 10 मार्क्स के लिए। ठीक है, बस ये जो इंग्लिश और जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, यही पोर्शन जो है इस एग्ज़ाम को बाकी एग्जाम से थोड़ा अलग बनाता है। ठीक है, बाकी इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके जो सही वाले क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स में से आपके 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी। चलो अब देखते हैं ना। अब देखो, आपको सबसे पहले मेन फोकस किसके ऊपर रखना है, पीसीबी के ऊपर, है ना। मैंने हमेशा कहा है ये सारे जितने एग्जाम होते हैं ना, ये असली में पेपर जो है वो असली मार्क्स और रैंक आपको कौन दिलाएगा, पीसीबी ही तो दिलाएगा, है ना। उसके बाद में इंग्लिश और ग्रामर को आप जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे आपका उतना ज़्यादा फायदा होगा। सिलेक्शन करवाएगा आपका पीसीबी, रैंक किससे आएगी आपकी, ग्रामर और इंग्लिश से। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको आगे बता दूंगी, है ना। देखो, फिजिक्स के लिए आपको फार्मूला शीट्स रीड करनी है और फिजिक्स को प्रैक्टिस करने हैं सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। अब इस टाइम पे अगर आप ये सब चीज़ें करने बैठते हो, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ने बैठते हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, कोई पॉइंट ही नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, अगर आप कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए आपको फार्मूला शीट्स रीड करनी है। अगर आपको फिजिक्स की फार्मूला शीट्स चाहिए तो मुझे आप बोलना, मैं वीडियो के कमेंट में डालना। एक्सप्लेन करके चाहिए तो एक तो मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप एक बार उसको चेक करना। फिजिक्स सीरीज सर्च करना ऐसे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, उस वाले सेक्शन में आपको फिजिक्स की सीरीज़ मिलेगी। उस सीरीज़ को एक बार, उस सीरीज़ से आप पढ़ के देखना 1-2 चैप्टर्स। ठीक है, तब आपको थोड़ा बहुत फील आएगी कि फिजिक्स को आपको नर्सिंग एग्जाम्स के लिए आपको फिजिक्स किस तरह से पढ़नी है। ठीक है, बस उसी को आपको लिख लिख के बार बार उन्हीं फॉर्मूलाज को याद करना है। अब ये टाइम वो वाला टाइम नहीं है जिसमें आप फिजिक्स की फील लेने बैठोगे, नहीं। 25 दिन में कोई फील नहीं आती है, 25 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से याद करना है, उसको दिमाग में सेट करना है। तो उसके लिए आपको क्या, फिजिक्स के फॉर्मूला शीट्स पढ़नी है। एक मतलब ऐसे मान लो घोल के पी जाओ सारे फॉर्मूले, इतने अच्छे से आपको याद होने चाहिए फिजिक्स के फॉर्मूले। ऐसे नहीं है फिजिक्स के फॉर्मूले मतलब F बराबर M में याद कर लिया, ये मुझे पता ही नहीं है M क्या है, M क्या है, A क्या है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ इस तरह से मत याद कर लेना। एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए सब कुछ। एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो फिजिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसको एक बार चेक करो प्लीज़। उससे एक आधा चैप्टर आप पढ़ के देखो, आपको एक फील आ जाएगी कि फिजिक्स को आपको लास्ट के टाइम पे किस तरह से पढ़ना चाहिए। एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, लेकिन 2 या 3 पेज से ज़्यादा की नोट्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ये आपको फिजिक्स में करना है, और फिजिक्स में ये चीज़ करने के लिए आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इतना ही टाइम देना पड़ेगा आपको फिजिक्स के लिए। अब देखो,
इसमें हमने 1.5 बार दिया पर डे, ठीक है, और इतना ही देने की ज़रूरत है अगर आप फार्मूला शीट को रीड करते हो। साथ में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एक दिन के 10 क्वेश्चन कर लिए काफ़ी है, ठीक है। ये आपको फिजिक्स के लिए रखना है। फिर हमने देखा केमिस्ट्री में आपके 3 पोर्शन आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। अब मैं बताती हूँ ईच पोर्शन को आपको किस तरह से डील करना है हर एक के साथ, है ना। देखो, जैसे आपका आया सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभी मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे बताऊंगी जिनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। कुछ भी हो जाए ये टॉपिक्स रीड करके ही जाना है एग्जाम में, है ना। जिसमें से फर्स्ट आ गया आपका GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इससे पहले आपका एक आ जाता है नॉमेनक्लेचर, जिसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। आप देख लेना वहाँ पे एग्जाम में आपको 100% IUPAC नॉमेनक्लेचर से 1 या 2 क्वेश्चन, GOC से तो 3 या 4 क्वेश्चन ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। आते हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो इनको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपका तीसरा आ गया नेम रिएक्शन। क्या आपको एक और क्या याद करना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने बताया GOC, नेम रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन। और उसके अलावा आपको एक, ये इनको नोट कर लो आप, ठीक है, अपना एक टारगेट बना लो, उस पर पेन और कॉपी लेके बैठो, साथ में ये सब टॉपिक्स नोट करते जाओ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC, सारी की सारी नेम रिएक्शन एक जगह लिख लो। अगर आपको नेम रिएक्शंस के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए जिसमें मैं सारी नेम रिएक्शंस कवर कर दूँ कुछ ट्रिक्स के साथ, तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी बना के, है ना। उसके अलावा आपको एक नॉमेनक्लेचर, है ना, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये सब पढ़ना है। किसके लिए? केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आई बात समझ में? अब अगर आप ये तीनों चैप्टर कर लेते हो, GOC, नॉमेनक्लेचर और ये चैप्टर नहीं है नेम रिएक्शन, मतलब आपने सभी चैप्टर्स की नेम रिएक्शन छाट लिया और उनको याद कर लिया कौन सी रिएक्शन कैसी दिखती है, तो उससे 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर अब आपने ये पूरा काम कर लिया है, इसके बाद में ही आपको NCERT रीड करनी है, ठीक है। सबसे पहले ये 3 चैप्टर कर लो, मतलब ये 3 टॉपिक्स कवर कर लो, उसके बाद में NCERT पे जाओ और NCERT को एक बार थोरोली रीड कर लो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है तो उनको लर्न कर लो। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसे आपसे बाकी लास्ट वाली चीज़ें भी नहीं होती है तो इन 3 को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। ये 3 चीज़ें कर लो। हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जिसमें से सबसे पहला है आपका पीरियोडिक टेबल। तो भाई साहब इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम चैप्टर्स होते हैं ना जिससे हम बता सकते हैं फिक्स कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल से आएगा। पीरियोडिक टेबल के बाद में आपका दूसरा कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये 2 चैप्टर। इसके अलावा आपका तीसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। लिख लो आप ये सब चीज़ें, है ना, साथ में नोट करते जाओ। मैं बताती हूँ चैप्टर्स के नाम। सबसे पहला है पीरियोडिक टेबल, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 3 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इनको कवर करना ही करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद करो, है ना। इसके अलावा अब हमारी बचती है ब्लॉक केमिस्ट्री हम रखेंगे लास्ट के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम बचेगा तो आप पढ़ोगे उसको, नहीं तो पहले नहीं पढ़ोगे, क्योंकि उससे भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। अब अगर जब तुम्हारे पास टाइम बच गया पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने के बाद में अगर आपके पास टाइम बच गया तो अब आप क्या पढ़ोगे? ब्लॉक केमिस्ट्री में सबसे पहले D एंड F ब्लॉक कवर करना है, ठीक है। ब्लॉक केमिस्ट्री में D एंड F ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है तीनों ब्लॉक्स में से, है ना। D एंड F ब्लॉक करने के बाद में आपको P ब्लॉक करना है, उसके बाद में आपको S ब्लॉक करना है। यह होगी आपकी प्रायोरिटीज, ठीक है। इस ऑर्डर में आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, है ना। ये हो गया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप क्या कर रहे होगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला शीट, सेम प्रोसेस जो हमने फिजिक्स को पढ़ने के लिए किया, वही सेम तरीका हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के लिए लगाएंगे, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री एक बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते फिजिकल केमिस्ट्री से, एकदम डिट्टो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज लर्न करो, एकदम अच्छे से फार्मूलाज को लर्न कर लो फिजिकल केमिस्ट्री में, और उसके ऊपर कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो और फिजिकल केमिस्ट्री आपकी बिल्कुल तैयार हो जाएगी और आप 10 क्वेश्चन ईजीली कर पाओगे। फिर भी अभी भी अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मेरी तो केमिस्ट्री बहुत वीक है, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से नहीं छोड़ने हैं। सोल्यूशन नहीं छोड़ना है, मोल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो नहीं छोड़ना है आपको, है ना। उसके अलावा
हाँ, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। उसके अलावा बाकी भी कुछ इक्विलिब्रियम, गैसियस स्टेट, ये सब बचते हैं, तो उनको भी पढ़ ही लेना साथ में, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पढ़ो बुरी तरह से, सेम फिजिक्स की तरह करना है, फार्मूला पढ़ो अच्छे से, और फिर बाद में उसकी क्या कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन की, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो हमने केमिस्ट्री में पूरा क्या किया, मैं उसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन सी चीज़ें करनी है, देखो जैसे कि आ गया आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जीओसी करना ही करना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको नॉमेनक्लेचर करना है, नॉमेनक्लेचर। उसके बाद में आपको करना है नेम रिएक्शंस, ठीक है। आ गई इतनी बात समझ में, नेम रिएक्शंस आ गई है ना। हाँ देखो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, क्या बता रही थी मैं। केमिस्ट्री में आपके 3 पोर्शन आ गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या करना है नोट करते जाओ, ठीक है। जीओसी, नेम रिएक्शन, आईयूपीएससी, ये 3 चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी चैप्टर्स उसके बाद में रीड करने हैं एनसीईआरटी से। फिर आपका आ गया मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आईओसी का मतलब। तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या प्रायोरिटी रखनी है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, ये तीनों करने ही करने हैं। ये तीनों होने के बाद में आपको डी एंड एफ ब्लॉक करना है, फिर आपको पी ब्लॉक करना है, और फिर आपको एस ब्लॉक करना है। ये सभी के सभी आपको प्योर एनसीईआरटी से रीड करना है, ठीक है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। इसके बाद में आपका आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको सेम फिजिक्स वाला फंडा अपनाना है, सारे फॉर्मूला शीट्स रिवाइज करने हैं एकदम अच्छे से, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, बायो में आपका क्या करना होगा आपको, है ना। तो देखो बायो के लिए हमें, बायो में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, मैं ये 3 या 4 बार बोल दूंगी इस वीडियो में, अभी तक एनसीईआरटी इतने बार बोल चुकी हूँ। अब बायो में इस एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लो, ठीक है, और इधर उधर झुकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ किसी भी किताब में झांकने की ज़रूरत नहीं है। अब जब 25 दिन बचे हैं, 25 दिन क्या, अगर आप पिछले 1 साल से भी तैयारी कर रहे हो और फिर भी आपने कोई और किताब देखी है बायो के लिए, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी से ही पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करो, सारे एनसीईआरटी के डायग्राम्स ध्यान से पढ़ो, बस काफ़ी है। बायो का पेपर भी इजी आता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको बहुत आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा वो पेपर, समझ रहे हो आप, एकदम इजीली खत्म कर पाओगे, है ना। तो बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी, इसके लिए नहीं पढ़ना है ना, इसके लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला करना है। फिजिक्स की भी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, बायो और केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। अब मैं इसको आपको मतलब टाइम भी बता देती हूँ कि आपको एक दिन में कितने घंटे देने पड़ेंगे। मैंने बताया जैसे फिजिक्स के लिए आपको 1.5 आवर देना पड़ेगा, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ देखो जैसे मैंने बताया आपको फिजिक्स के लिए आपको 1.5 घंटा देना है ना। उसके अलावा अपनी केमिस्ट्री में बहुत बड़ी चीज़ करनी नहीं है, एक एक चैप्टर करते चलो एक दिन में, है ना, हो जाएगा आराम से। लास्ट जाके मैंने जो चैप्टर बताया है ना वो नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, आप देखोगे वहाँ पे आपको पेपर दिखेगा उन चीज़ों से, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में भी इतना ही सेम 1.5 घंटे दे दो, 1 घंटे में भी हो जाएगा आपका कवर। फिर भी आप इतना टाइम लेके चलो, मतलब आप किस हिसाब से आप पढ़ रहे हो उस अकॉर्डिंग, है। फिर आपको बायो में भी 1.5 आवर में कर लेना है कंप्लीट, ठीक है। बायो में आप कोशिश करो कि अब लास्ट के टाइम में आप एक दिन में 2 चैप्टर्स कवर कर रहे हो, ठीक है। 2 चैप्टर्स तो रीड करने ही करने हैं, ताकि अब जैसे 38 चैप्टर्स है तो 20 डेज के अंदर अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। बाकी इससे पहले भी आपने पढ़ ही रखा होगा, है ना, एम्स वगैरह के लिए पढ़ा होगा, और कई एग्जाम के लिए या फिर इसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होगे, है ना। तो बस रिवाइज करना है, उसको बार बार पढ़ते जाओ एनसीईआरटी को ही। बाकी केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैंने बता ही दिया। अब हम आगे देखेंगे इंग्लिश और ग्रामर के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। इंग्लिश और ग्रामर का देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो है वो आपको कवर करने पड़ेंगे इंग्लिश में। अब देखो लास्ट का टाइम ऐसा है ना कि आपने अगर एक्स्ट्रा इधर उधर का पढ़ लिया तो फिर टाइम वेस्ट हो गया ना। जिससे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे वो चीज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो चीज़ पढ़ो जिससे क्वेश्चन आने की 100% मतलब चांस है कि आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, समझ रहे हो, वो वाली चीज़ें पढ़ो। सेम हम चीज़ वही बता रही हूँ मैं आपको। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन से टेंस आ सकता है, टेंस में क्या फिल करवाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब फिल करवाते हैं। यही वाला हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये टेंस में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में नाउन प्रोनाउन आपको सही से एडजस्ट करना पड़ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। कंजक्शंस आ सकते हैं, प्रीपोजिशंस आ सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप हो गए कि इन टॉपिक के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स के यूट्यूब के ऊपर 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारे चैनल्स हैं, है ना।
ऐसे जो कि मतलब इंग्लिश के ऊपर काफ़ी सही वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है, जो कि 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक को कवर कर देते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश आपको आप जितना चाहो उतना ज़्यादा पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना वो है, लेकिन उतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सर्च करो सीधा सीधा कि इंग्लिश में जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसका एक वन शॉट करवा दो, तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें से आप एक को चुन लो, अच्छा सा वीडियो देख लो और उसी के ऊपर क्या कर लो, 2-4 क्वेश्चन बना लो, हो जाएगा काम, है ना। ये हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फिर इसके बाद में आपका एक आता है सिनोनियम एंटोनियम्स, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है, ये होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ें आ जाती है इंग्लिश में। इसके अलावा आपका आता है शफल द सेंटेंस, वॉइस आ जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसके बाद में आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें आपको एरर बताना होता है, या फिर आपको स्पेलिंग दी हुई होती है जिसमें आपको एरर बताना होता है। ये सेम आ गया ना, डिटेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब आपको गलत स्पेलिंग लिख दिया तो आपको बताना होगा उसमें से कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते थे ना 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, 12th क्लास में वैसे वाले क्वेश्चंस आते थे, सेम उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश जो है ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है, 10th की ग्रामर पढ़ी है और 12th की ग्रामर पढ़ी है तो इंग्लिश ईजिली कर ले जाओगे, ठीक है। ये सब टॉपिक्स बस मैं कहना चाहती हूँ, ये सब टॉपिक जो है ये इंग्लिश में आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। लिख लो, इन सबको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, देखना ही देखना है, ठीक है। अब हम इसके बाद में देखते हैं आपको जनरल नॉलेज में क्या करना है, ठीक है। जनरल नॉलेज में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको देखो सीधा सीधा यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर, ये सिर्फ एक दिन का काम है। इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इस टाइम पे कुछ और पढ़ रहे हो, जनरल नॉलेज बहुत बड़ा है, आपको नहीं पता है कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको ये पता है अगर आपने करंट अफेयर्स कर रखे हैं तो 6 क्वेश्चन, 10 में से 6 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स पे, 5 तो मान के ही चलो। तो आपको एक बार लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर का एक वीडियो देख लेना है यूट्यूब के ऊपर। ऐसे बहुत सारे वीडियो, फिजिक्स वाला का देख लो, बाकी अनअकैडमी वगैरह का देख लो, बाकी और भी चैनल्स हैं जो कि ये सब बनाते हैं अभी, है ना, यूपीएससी वगैरह से रिलेटेड, एसएससी से। इतना टफ वाला भी नहीं जाना है, लेकिन एक बार थोरोली देख लेना है वीडियो को और याद करने की कोशिश करो उन चीज़ों को, बस और कुछ नहीं करना है जनरल नॉलेज में, ठीक है। हो गया, आगे चीज़ें समझ में, है ना। एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा दूँ क्या कि मैंने क्या क्या बताया आपको कंप्लीट वीडियो में, है ना। पीसीबी के लिए मैंने बता दिया आपको। अब देखो ध्यान से ये वाली चीज़ें सुन लो एक बार मेरी, है ना, आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी यार कि अगर आपने अभी तक भी ढंग से नहीं पढ़ा है ना, आप एक बार थोड़ा मतलब एकदम ध्यान से इन चीज़ों पे ध्यान दे दोगे ना तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ एकदम ध्यान से सुनो इन चीज़ों को, ठीक है। इंग्लिश और इसके अलावा जीके, ठीक है, ये आपके हो गए 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश जीके। फिजिक्स के लिए मैंने बताया फॉर्मूला शीट्स प्लस प्रैक्टिस। फॉर्मूला शीट्स को पढ़ने का ये मतलब ये नहीं है कि बस पढ़ लिया और याद हो गया, लिख लिख के याद करना है। फिजिक्स में लिख लिख के याद करना है, प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दो, फिजिक्स में लिख लिख के ही याद करना प्लीज़, है ना, नहीं तो नहीं याद होंगे फॉर्मूला, इस लास्ट टाइम पे नहीं होंगे अच्छे से। ये वाला चीज़ कर लेना कि लिख लिख के याद कर रहे हो। सेकंड, आपको केमिस्ट्री के लिए क्या करना होगा, मैंने बताया तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग तरीका बताया मैंने किस तरह से आपको पढ़ना है। बायो के लिए, बायो तो मतलब यार बहुत से लोगों को आती है, बायो सबके लिए ईजी होती है, फिर भी नहीं है एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, हो जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं उनको आप यूट्यूब पे सर्च करो और ऐसे लिखो आगे वन शॉट, ठीक है, या फिर कवर दिस डैश डैश टॉपिक इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, तो आपके पास एक वीडियो आ जाएगा, उस पर्टिकुलर वीडियो को देखो, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपके पास इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर की कुछ आपके 10th और 11th 12th लेवल की कोई बुक्स है तो आप उससे इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जीके है, इंग्लिश ग्रामर में भी वो टॉपिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं जो मैंने अभी अभी इस वीडियो में बताया है, ठीक है। जीके है, जनरल नॉलेज के लिए आपको करंट अफेयर्स देखना है। करंट अफेयर्स में आप सर्च करो यूट्यूब पर जाके लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स, और वो सारा वो वीडियो बस 2 या 3 घंटे का वीडियो होता है ना, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा, उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे, आप देखोगे आएंगे, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, हो गई। बाकी चीज़ें कुछ नहीं है, एग्जाम मतलब बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी कुछ टफ नहीं होता है पेपर। बस एक चीज़ है कि थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाता है, आपको 80-85 अबव स्कोर करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान देना है, लेकिन आपका इतना स्कोर आ जाएगा अगर आप ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई है ये सब कुछ अगर आप कवर करके जाओगे तो आपका ये स्कोर ईजिली हो जाएगा। बस आप ध्यान से पढ़ो। फिजिक्स में एक चीज़ प्लीज़ लिख लिख के याद करना, ठीक है, यही मैं लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगी, है ना, नहीं तो आप वहाँ जाके रिग्रेट करोगे, आपको याद नहीं आएंगे फॉर्मूलेज, ठीक है। बस यही था इस वीडियो के लिए। बाकी अगर आपको और कोई हेल्प चाहिए मेरे से इस मतलब पर्टिकुलर एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी आपका
मतलब इशू सॉल्व करने का, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी एम्स का एग्ज़ाम भी दिया था और पीजीआई वाला भी दिया है और आप काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हो, तो प्लीज़ मतलब ऐसे मत होना कि काउंसलिंग पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है काउंसलिंग से रिलेटेड, तो फालतू में आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जब वीडियोज़ आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी चीज़ें, है ना। इसके अलावा एक और चीज़, अगर नहीं चलो ठीक है, अगर वीडियो मतलब ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी चीज़ें। बाकी पीजीआई एमईआर एग्ज़ाम से भी मतलब रिलेटेड कुछ ऑफिशियल नोटिस वगैरह आएगा तो मैं पक्का शेयर कर दूँगी, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, जितना मैंने बताया उसको ध्यान से सुनो और पढ़ लो एक बार, ठीक है। आपका हो जाएगा आराम से, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।